हेलो बच्चों, मैं नाम प्रकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ प्यारे चैनल पीके स्टिच लाइन में। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आज के क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसको उदाहरण को भी देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से देखेंगे। ठीक है, आप हीरो बनने आए, चलिए मैं जीरो से हीरो तक मैं आपको बनाने वाला हूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो शुरू किया जाए। लेक्चर 2 है, ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा सा स्किप करेंगे, क्या पता मैं वहाँ ऐसा चीज़ बता दूंगा जिसे आप स्किप करके भगा देंगे, तो स्किप नहीं करिएगा। इसके पहले आप परिमेय संख्या पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, हम इसके पहले जो परिमेय संख्या को लिख पा रहे थे p/q के रूप में, कहने का मतलब ये हो 2/4, 5/6, 7/8, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये देख रहे हैं p/q के रूप में है। पर वही बात आ रहा है अपरिमेय संख्या का, तो इसे इस रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। जब इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो नहीं लिखा जाएगा वही संख्या होता है अपरिमेय संख्या। अब ऐसे कौन ऐसा संख्या है जिसे इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए नॉर्मल संख्या अगर हम 4 लिखते रहें, तो आप कहेंगे सर ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ नहीं। इसके बाटा में अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये p/q के रूप में आ गया और ये परिमेय बन गया। तो कौन ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो वो सभी रूट वाले संख्या है। जैसे √3 हो गया, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी p/q के रूप में वही लिखाएगा जिसको आप पूर्ण संख्या होगी, यानी जिसे रूट में ना रहा है वही सब p/q के रूप में लिखाता है, ये नहीं लिखा सकता है। जैसे √2 देख लीजिए, √5 देख लीजिए, √7 देख लीजिए, √8 देख लीजिए। ठीक है, जैसे अब √4 को भी देख लीजिए। तो देखिए, √4 जो है ये परिमेय संख्या है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या? और p और q पूर्णांक हो तथा q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देख लीजिए, रूट वाले सभी संख्या जो होते हैं क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बात समझिए, हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में नहीं समझाया था, अभी समझ जाइए। परिमेय संख्या देखिए उसको भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसे हमने भाग किया और भाग करने के बाद 2.846, ठीक है, यहीं पे आके रुक गया। मान लीजिए यहाँ पे कोई से संख्या लिख दिया, ठीक है, उसमें कोई संख्या से भाग किया और भाग करने के बाद जो नंबर आया 2.846, ये जैसे यहाँ पे पहुँचे ये पूरा भाग लास्ट में क्या कट गया, तो ये परिमेय संख्या हुआ। ऐसे इसलिए किया कि देखिए जो लास्ट में जाके पूरा अंतिम तक कट के रुक जाए, सिर्फ रुक जाए, तो वो परिमेय संख्या होता है। जो ना रुक पाए, आगे बढ़ते रहे, हमेशा नया संख्या, देखिए याद रखिए, नया संख्या आगे बढ़ते रहे तो वो होता है अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या जिसमें नया संख्या आते रहता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। और हम भागा मारे यहीं पे जाकर रुक गया तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे और कोई संख्या से हम भागा मारे, जैसे रुकिए मिटा के मैं बतलाता हूँ, ठीक है, 8 4 6 5 7 ऐसे कुछ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 से भागा मार रहा हूँ तो 2 चौके 8 कट गया, 4 2 दूनी 4 कट गया, 6 हो गया, 2 तिहाई 6 ये कट गया, 7 2 तिहाई 6, 7 में 6 कटे तो 1 0 उतारेंगे, 2 पचे 10। आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो लास्ट में कट जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा फाइनली कट गया, लास्ट में क्रॉस लग गया, पूरा कट गया है। तो सभी संख्या जो लास्ट में पूरी अच्छी तरह से कट जाए, दशमलव के बाद चाहे किसी के बाद होगा, पर पूरी अच्छी तरह से लास्ट में जब कट जा रहा है तो वो परिमेय संख्या, और नहीं कट रहा है, नया संख्या रिपीट कर रहा है, तो वो होता है अपरिमेय संख्या। अब मेरे ख्याल से आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप बतला पा रहे हैं कि नहीं बतला पा रहे हैं। जैसे 2 8 1 8 4 0 5, ये जल्दी से बताइए ये परिमेय संख्या होगी अपरिमेय संख्या हुआ? ये हुआ परिमेय संख्या, क्योंकि मैं यहीं पे रुक गया हूँ, ये आगे नहीं बढ़ा है, ये हुआ परिमेय संख्या। एक और एग्जांपल देखता हूँ, ये कौन सा संख्या हुआ?
ये हुआ अपरिमेय संख्या। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे रोका नहीं है, ये नया नया अंक आने वाला है, क्योंकि देखिए डॉट डॉट देने का मतलब क्या हुआ, ये संख्या रुक नहीं रहे, आगे बढ़ते आ रहा है और आगे नया नया अंक भी आ सकता है, तो इसलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखते हैं कौन बतला पा रहा है। चलिए ये बतलाइए ये कौन सा संख्या हो सकता है। ये होगा परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए हम कितनों अंक को लमरा दे, ठीक है, कितनों अंक को लमरा दे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डॉट डॉट आके नहीं ना दिए हैं, ये संख्या रिपीट नहीं ना कर रहा है, कोई नया नया संख्या नहीं ना आगे आ रहा है, सिर्फ यहीं भी आकर रुक गया। यानी कोई ऐसी संख्या है जिसे हम भाग किए दशमलव के बाद और यहाँ पे आके फाइनली लास्ट में क्या लास्ट में क्रॉस लग गया है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। और अगर हम डॉट डॉट सिर्फ डॉट डॉट हम लगा दे रहे, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या नया नया रिपीट करते रहेगा, ये संख्या का अंत होगा नहीं और अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और याद करने के लिए रख लीजिए रूट वाले संख्या जितने भी होते हैं ना वो सब अपरिमेय होते हैं। कौन से रूट वाले, जो रूट से बाहर ना निकले, वो सभी अपरिमेय होते हैं। और जो रूट से बाहर निकल गए वो तो भाई परिमेय हो जाएंगे। तो आप शायद समझ चुके होंगे। जैसे ये देखिए 0 1 है, उसका देखिए 2 2 0 1 आया, 3 2 0 1 आया, देखिए नया नया रिपीट कर रहा है ना, ठीक है, समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखते हैं, हमने परिमेय संख्या के बारे में हमको समझा दिया, अभी भी कुछ समझा दिया बढ़िया से, और ध्यान से इसके पहले वाला भी हमने समझा दिया था, ठीक है। तो परिमेय संख्या देखिए जो P/Q के रूप में है, और अपरिमेय संख्या है जो कि रूट में होता है और जो संख्या नया नया रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दोनों को जब हम प्लस कर दे, ऐड कर दे, जोड़ दे, तो क्या बन के निकलता है, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये हुआ जो वास्तविक संख्या किसी से मिलकर बना है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही मिलकर बना है। इन दोनों संख्या को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ अंश, यानी इसका भी कुछ अंश और इसका भी कुछ अंश, दोनों जब जोड़ रहे थे यानी दोनों का अंश क्या होगा, इसमें भेटाएगा। देखिए रूट वाला भी भेटा रहा है और ये P/Q वाला भेटा रहा है। इन वास्तविक संख्या ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं इनका नाम है पाइथागोरस। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रमेय दिया था। उन्होंने क्या कहा था जी देखो भाई, कर्ण का अगर आप स्क्वायर करते हो, कर्ण का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कर्ण के सामने मान लीजिए कोई ऐसा संख्या, ठीक है, उसका हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है, लंब के सामने कोई और संख्या उसका स्क्वायर कर दिए, फिर आधार का कोई संख्या उसका स्क्वायर कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी ये अर्थात बाबा जी ने ये कहा था, ठीक है। तो हमने इसको देखिए 90 डिग्री के जो सामने होता है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना सीधा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है यानी 90 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। और ये 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार और ये जो लंब होता है वो थीटा के अनुसार बदलते रहता है। 10th क्लास में मैं बढ़िया से समझा दूंगा। फिलहाल समझने के लिए बस इतना देखिए, जो आधार नीचे होता है और लंब क्या होता है, साइड में होता है। तो उन्होंने क्या कहा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AB है, तो गलती से यहाँ पे AC लिखा लिया, यहाँ पे क्या लिखना होगा, AB का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा आधार, उसके बाद हो जाएगा लंब क्या है, AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, उसके बाद BC का आधार है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर, जो कि सही है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर किसने दिया था, तो एक पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये प्रमेय दिया था। तो आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, चलिए देखते हैं किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आधार दे दिया है 1 और लंब दे दिया 1, आपसे कर्ण पूछ रहा है, चलिए कर्ण ज्ञात करते हैं। तो हम वही बाबा जी का प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो तो वो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर कि ये बराबर होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कर्ण जो कि है इसमें ज्ञात ही करना है, तो कर्ण को हम AC का स्क्वायर इसी तरह करके लिख दे रहे हैं। और लंब को देखिए, लंब क्या होता है, साइड वाला होता है, AB यानी 1 दे दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार नीचे वाला होता है, वो भी 1 दे दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 1 हो जाएगा 2 लिख देंगे। और हमको तो सिर्फ कर्ण में ही आंसर चाहिए, तो ये कर्ण का स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर हटाना होगा। AC जब हटाएंगे तो √2 आएगा, प्लस और माइनस आता है, ठीक है। इतना बात समझ गए आप। इसी चीज़ का मैं
प्रयोग करने वाला हूँ आगे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में इसको ले लिया था। तो आगे चला जाए। अब उदाहरण नंबर 3 है, कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करिए। समझ नहीं पा रहा कि चलिए मैं समझाता हूँ। संख्या रेखा को अगर मैं कह दूँ संख्या रेखा पर 4 को निर्धारित करिए तो किस तरह निर्धारित होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं बीच में होता है 0, उसके बाद 1 2 2 3, ये सभी होते हैं माइनस में। हमने कहा था संख्या रेखा पर सिर्फ 4 को निर्धारित करने के लिए, यानी +4 है तो संख्या जब 4 है तो यानी यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, ये 4 पर निर्धारित हो गया। फिर अगर मैंने कह दिया जी भाई 2 को निर्धारित करिए, 2 को निर्धारित करिए तो 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ये 2 पर निर्धारित हो गया, आसानी है। उसके बाद मैं कह दिया जो -1 को निर्धारित करिए, तो ये संख्या रेखा है, हमको -1 देखना है कहाँ पे है, ये +1 है, नहीं देखना है, हमको -1 पर निर्धारित करना है, -1 पे हम लाइन खींच दिए, 1 निर्धारित हो गया। बहुत ही आसान था। पर ये जो क्वेश्चन है रूट में पूछ दिया है, √2 जो है यही निर्धारित करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, उसके बाद √2 को हम लोग निर्धारित करेंगे। तो चलिए बनाया जाए। सबसे पहले एक लाइन खींच ले रहे हैं, लाइन खींच लिया गया, आप भी लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट हम बीच में रख देते हैं, वो रहेगा 0 का, ठीक है। और ये सभी आप स्केल से एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट दूरी आप देख कर ही बनाइएगा, ठीक है। तो हम स्केल को मिटा दे रहे हैं, चूँकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो मेरा से थोड़ा सा गड़बड़ा भी सकता है। आप स्केल से बनाएंगे, एक भी एग्जाम एग्जैक्ट हो जाएगा, एक भी नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपने अंदाजे से यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। स्केल से आप नापिएगा, ठीक है, स्केल से आप 1 नाप के ही बनाइएगा। स्केल से 1 कितना दूरी पर वही नाप के बनेगा, ठीक है। इतना दूरी पे मैं 2 मान लेता हूँ और इतना दूरी पे मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है। और इस तीर को आगे बढ़ा देना, ये सब प्लस में, इसको रहने देते हैं, ठीक है। हमें 2 को निर्धारित करना है, तो सबसे पहले √2 आएगा किस तरह, ये पकड़िए, √2 आएगा किस तरह। इसके पहले हमने देखा है जो √2 आया किस प्रकार है, √2 किस प्रकार आया है, यानी कोई तरीका से अगर ये ऐसा हम त्रिभुज हम बना देते हैं, कोई तरीका से अगर हम ऐसा त्रिभुज बना देते हैं तो हमें √2 लाना तो एकदम आसानी पड़ जा रहा है। यानी त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। तो नीचे वाला यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट देखा है ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर का जो ये दूरी है, ये 1 सेंटीमीटर का दूरी है। नीचे हमको 1 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही 1 सेंटीमीटर फिर ऊपर भी कितना आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ऊपर भी क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी ये जितना बड़ा है इतना बड़ा ये भी तो है ना। तो हमको ये बनाना है इतना बड़ा, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर, तो ये स्केल से ही हम पाएंगे, ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा देख लीजिए, ये जितना दूरी है, क्या उतना दूरी हो पाया है, बिल्कुल हो गया। तो ये भी हुआ 1 सेंटीमीटर। ये सभी को मैं फिर कह दे रहा हूँ, ये सभी को स्केल से नाप कर ही बनाइएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर हमने बना दिया, ये नीचे वाला 1 सेंटीमीटर बना दिया। तो इस लाइन को मिला देते हैं, और मिलाएंगे भी तो हम लोग स्केल से ही मिलाएंगे। देखिए ये हो गया, तो नाम तो लिख ही सकते हैं ना, वो हो गया, इसका नाम A मान लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं, ठीक है। और ये है होगा √2, ये अभी √2 हमने समझाया किस प्रकार √2 आया था। देखिए √2 किस प्रकार आया है, ये कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आया, तो ये पूरा एग्जैक्ट, ये जितना चीज़ है ये सब प्रोसेस को आप यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं उतारने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, उसके बाद इसको बढ़िया सोल्यूशन कर दिया, अच्छा नंबर्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो नाप रहे हैं इसको आप जो है डिवाइडर, ये जो डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर है, उससे आप इसका दूरी नाप लीजिए। और इसके बाद देखिए कहाँ गिर रहा है, आप देखेंगे ये जहाँ गिरेगा, ये जहाँ गिरेगा उस पॉइंट को मार्क करिए, लाइन खींच दीजिए, यही होगा √2, यही आंसर होगा, इसी तरह बनने वाला है, ठीक है। अगला उदाहरण है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करिए। √3 का स्थान निर्धारित करना है, तो सबसे पहले तो हम √2 का पहले निर्धारित करेंगे, उसके बाद √3 का। तो चलिए जल्दी जल्दी स्पीड में पूरा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है पहले जैसे बनाया वैसे बना लिया गया, ठीक है। √2 आपको आ जाता है। अब √3 बनाए किस प्रकार जाए, तो यही स्केल को फिर दोबारा लेंगे हम, और यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है।
इतना हो जाने के बाद आप ये जान रही है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने को हम लोग कर्ण कहते हैं और कर्ण के नीचे वाला को आधार और साइड वाला को लंब कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ भी हमको 90 डिग्री ही बनाना होता है। 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से इस बार हम किसका उपयोग, इसका उपयोग करेंगे। 90 डिग्री इसका उपयोग हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर का, इसका भी जो दूरी होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का ही होनी है। इससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा ना, थोड़ा सा भी छोटा नहीं होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सबका दूरी होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये करना है, इसको इस लाइन से मिला देना है। इसको इस लाइन से मिला देना है। हो गया, मिला दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं जो कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर पर देखते हैं क्या √3 आ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये नया वाला का बात रहा है। जैसे ये 0 हो गया, ए बी, इसका नाम हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए इसमें कर्ण कौन होगा, 90 डिग्री यहाँ पे बना था, 90 डिग्री सामने को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण ही निकालना है हमें। तो कर्ण रहने दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर। लंब क्या होता है, साइड वाला होता है, तो लंब हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और आधार होता है नीचवा, चूंकि आधार देख पा रहे हैं √2 है, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर ही निकालना है, तो कर्ण को यूं ही छोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा। 1 2 और 1 हो जाएगा 3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और ये 3 आ गया। देखिए √3 किस प्रकार आया, ये हो गया √3। अब क्या काम करना, डिवाइडर ले लेना आपको और डिवाइडर से नाप लेना यहाँ से यहाँ ये कितना दूरी है, यहाँ से ये आपको ये नाप लेना। इतना दूरी है, तो इतना दूरी ये देखना है कहाँ जाके गिर रहा है। ये जहाँ पे गिरेगा, ये जिस पॉइंट पे गिरेगा वही होगा √3, यही पॉइंट का नाम होगा √3। मेरे ख्याल से आप पूरे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगले का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार बनेगा। एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए कथन सत्य या सत्य है कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। सबसे पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। पहले इसको हटा दिया जाए, इसका कोई अब काम नहीं है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ये बनाने से पहले एक अपरिमेय संख्या, ये बनाने से पहले हम अपरिमेय संख्या लिखे। अपरिमेय संख्या जो कि रूट में होता है, √3 √7, ये सभी अपरिमेय संख्या होगा। उसका होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाने पे क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। यानी ये रूट में भी होंगे और ये p/q के रूप में होंगे। यानी 1/4 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, -1/8 -7/4, कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी पूरा का पूरा जो ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है, पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या बिल्कुल हो सकता है। इसको इसमें जाकर रखना दीजिए, पूरा का पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ये हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे सत्य, यहाँ पे लिख देंगे सत्य। ठीक है, उसका देखिए 2 नंबर का रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहाँ m एक, यहाँ m छूट गया, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम 1 मान लिए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 तक, और आगे बना सकते हैं। इस सब में हम क्या लगा दें, रूट लगा दे रहा है, सब में रूट लगा दे रहा है। तो अब सवाल को समझते हैं। ये कह रहे ये संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी जितना चीज है, क्या सब रूट m का ही रूप का होता है? क्या सब रूटे में होता है? देखिए तो क्या एक रूटे में रहेगा? रूट से तो निकल जाएगा, एक बाहर है, एक आता है। हाँ, ये रूट 2 में रहेगा, ये रूट 3 में रहेगा, ये रूट में नहीं रहेगा क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये 5 जो है रूट में रहेगा, 6 भी रहेगा रूट में ही रहेगा, 7 भी रहेगा रूट में रहेगा, 8 भी रहेगा रूट में रहेगा। ये रूट में नहीं रहेगा, इसका वर्गमूल होता है 3। तो क्या सभी का सभी क्या रूटे में है? नहीं, सबको सब रूट में कहाँ है? 3 4 को तो यहाँ रूट में है ही नहीं है। तो प्रत्येक जो जितना चीज़ है ये सब रूट में नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देंगे असत्य, यहाँ पे लिख देंगे असत्य। ठीक है,
अगले का देखते हैं। 3 नंबर का रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी पहले वास्तविक संख्या बनाते हैं 2/3 √7। ये सभी वास्तविक संख्या हो गए, एग्जाम्पल में कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है। उसे तो करा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बनाते हैं √7 √10, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो गया वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितना ये वास्तविक संख्या, ये पूरा वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जितना वास्तविक संख्या है सब अपरिमेय संख्या थोड़ी होगा। इसमें देख रहे हैं P/Q के रूप में भी है और अपरिमेय यानी P/Q के रूप में नहीं भी है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग असत्य, असत्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने धनात्मक पूर्णांक है उस सभी का वर्गमूल क्या अपरिमेय ही होता है? अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या भी है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ही देना है। हो गया 2 3 4 5 6। देखिए ये सभी धनात्मक पूर्णांक का जो हम अगर अब वर्गमूल करते हैं, सभी वर्गमूल इसका हम करते हैं, ठीक है। इस सभी का हम वर्गमूल करते हैं तो ये क्या सभी वर्गमूल क्या अपरिमेय होते हैं? ये क्या सभी का सभी अपरिमेय है? ये क्या सभी का सभी अपरिमेय है? यदि नहीं, ये तो सभी का सभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। इसमें कोई ऐसा संख्या है जो परिमेय, जैसे एक क्या ये परिमेय संख्या होगा, ये 4 क्या ये परिमेय संख्या क्योंकि इसे वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ पे √9 देखेंगे ये भी क्या होता है परिमेय होता है, इसे वर्गमूल क्या होता है 3। ये सभी क्या होता है, ये सब परिमेय होता है, ये सब क्या होता है अपरिमेय होता है। तो लास्ट में पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय, क्या इस सभी का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय होता है? नहीं, आप देख पा रहे हैं कुछ का परिमेय आ रहा है। तो यदि नहीं तो ऐसे संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आप उदाहरण लेना लीजिए, इसका आप उदाहरण ले लीजिए, ये हो गया √4 हो गया, √9 हो गया। आगे आप दे सकते हैं जितना होगा जिसका वर्गमूल क्या होता है परिमेय होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं आप, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निर्धारित किया जाए। √5 को कह रहे हैं निर्धारित करने के लिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ उसी प्रकार आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसे सबसे पहले एक लाइन को खींच लीजिएगा और यहाँ पे 0 हो गया, 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इतना नाप के फिर इतना बड़ा यहाँ पे भी नाप लीजिएगा, ये लाइन खींचा गया। फिर यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो ये √2 है, आप जान पा रहे हैं, इसके पहले हमने बना दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया हमने और यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रख के नापा था 90 डिग्री, और 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट होता है, इतना बड़ा हमने खींच लिया। और पूरा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर चाहिए हर टाइम हमें कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अभी 1 सेंटीमीटर यहीं तक होगा, इन सभी को मिटा देंगे। फिर यहाँ से इसको घिस देंगे तो ये जो हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री वाला फिर एंगल बनाने वाले हैं जो कि सीधा हो सकता है, एकदम सीधा होगा। फिर यहाँ से हमको कितना नापना है 1 सेंटीमीटर नापना, हमेशा हमें जो नापना 1 सेंटीमीटर नापना है, जो ज़्यादा फालतू में होगा उसको मिटा देना है। फिर इसको यहाँ से फिर मिला देंगे और इसका आप निकाल के देखिएगा, जैसे 2 है 3 है तो ये कितना आएगा, ये जरूर 4 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और देखेंगे लाइन को, फिर यहाँ से हम लोग पार देंगे और उतने पारेंगे जहाँ तक हमें सिर्फ ज़रूरत है, यानी 1 सेंटीमीटर सिर्फ ज़रूरत है। इस लाइन को फिर यहाँ मिलाएंगे, मिला देने के बाद ये जो देखेंगे √5 निकलेगा, आप निकाल के देखिएगा, ट्राई करिएगा 5 निकल ही जाएगा। और फिर भी आपसे नहीं निकल रहा है, बोर्ड पे जो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं किस प्रकार बन रहा है, तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं गारंटी इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि कॉपी पे मैं समझाऊंगा किस प्रकार ये सब बनने वाला है। तो कमेंट्स करिएगा तो ही मैं बनाऊँगा, ना तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तब तक आपको समझाने के लिए मैंने इतना स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है एक कागज की एक बड़ी शीट, यानी एक प्रयोग कह रहा है करने के लिए। कागज का एक शीट ले लीजिए, उस पर प्रयोग करके देखिए क्या वो हम √2 √3 √4 √5 ऐसे करते क्या ये लाइन जो है एक आगे चल के यहाँ मिल जाएगा क्या, ये ट्राई करने के लिए कहा है। तो ट्राई करके देखिए, अगर हो जा रहा तो सही है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोई उतना ज़रूरत क्वेश्चन भी नहीं है, ये प्रयोग करने के लिए कहा है। तो कैसा लगा आपको ये आज का क्लास, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगली वाले एक्सरसाइज में तुरंत आपसे मैं भेंट करने वाला हूँ, तब तक के लिए इतना ही।